तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जहां बदले की आग एक बहुत ही भयानक खेल को जन्म देती है। ये कहानी है काले जादू की, एक ऐसे सौदे की जिसमें कीमत सिर्फ एक जान नहीं बल्कि आपकी आत्मा होती है। और सच कहूं तो डर डर से ही इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसा डर जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको एक ऐसी अंधेरी दुनिया में खींच ले जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो सोचिए, अमावस की काली रात है। एक नौजवान है रोहित, जिसकी बाइक अचानक एक सुनसान सड़क पर बंद हो जाती है। दूर दूर तक कोई नहीं। तभी उसे अपनी बाइक के शीशे में अपने ठीक पीछे एक काला साया खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, पर उनमें पुतलियां नहीं थीं। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस होता है और यहीं से खौफ का असली खेल शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि वो काला साया आया कहां से, उसे बुलाया किसने? तो उस साये को समझने के लिए हमें उस लड़ाई को समझना होगा जिसने उसे बुलाया था। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक अपमान से, एक ऐसी बेइज्जती से जिसने अच्छी खासी दोस्ती को जानी दुश्मनी में बदल दिया। तो इस कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है जतिन, एक आम घर का सीधा साधा लड़का, और दूसरी तरफ है रोहित, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ घमंडी बेटा। और उनके बीच का यही फर्क उस टकराव की जड़ बनता है जो आगे चलकर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। कॉलेज की पार्किंग में एक छोटी सी बहस होती है और रोहित सबके सामने जतिन को ये शब्द कहता है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक ऐसी बेइज्जती थी जो जतिन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। और उसी पल जतिन के दिल में बदले की एक ऐसी आग जली जो बुझने वाली नहीं थी। और कहते हैं ना, जब इंसान गुस्से और नफरत से भर जाता है तो वो अक्सर गलत दरवाजे खटखटा देता है। जतिन के लिए भी एक ऐसा ही दरवाजा खुला, एक अनजान नंबर से आए मैसेज के रूप में। अपनी बेइज्जती से जलता हुआ जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके फोन पर यह मैसेज आता है। पहले तो उसे लगा ये क्या बकवास है, कोई मजाक कर रहा है। उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में कहीं अटक गए थे। अगले दिन बात और बिगड़ गई। किसी ने उनकी लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब ये बेइज्जती कुछ लोगों तक नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। शर्म और गुस्से की आग में जलते हुए जतिन ने सोचा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और बस उसने रोहित की फोटो उस अनजान नंबर पर भेज दी। जतिन को लगा कि उसने बस गुस्से में एक मैसेज ही तो किया है, पर उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू कर दिया था। वो जिसे मजाक समझ रहा था, अब वो उसकी और रोहित की जिंदगी में एक भयानक हकीकत बनकर दाखिल हो रहा था। कुछ ही दिनों में रोहित की दुनिया पलटने लगती है। पहले तो खबर आई कि उसके पापा का जमा जमाया बिजनेस अचानक डूबने लगा है। फिर पता चला कि रोहित को रातों को नींद नहीं आती, और सबसे अजीब बात, उसे हर वक्त लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके आसपास है। जतिन को यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसका बदला पूरा हो रहा था। और फिर एक दिन जतिन का दिल दहल गया। उसके फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें रोहित अपने ही कमरे में बैठकर पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए अपने बाल नोच रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सबूत था। और वीडियो के साथ टेक्स्ट आता है, पहला स्टेज शुरू हो गया है। अब जतिन को समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। इसके बाद जतिन को सीधे सीधे निर्देश मिलते हैं। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं था, अब उसे अपने हाथों से ये काम करना था। उसे एक पूजा करनी थी। मतलब वो अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो खुद एक शैतानी पूजा का हिस्सा बन रहा था, जो उसे इस अंधेरे में और भी गहराई तक खींच रहा था। मैसेज के साथ एक आखिरी चेतावनी भी थी, अगर इसके बाद पीछे हटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये वापसी के सारे रास्ते बंद करने जैसा था। जतिन के हाथ कांप रहे थे। एक पल को लगा कि सब छोड़ दे, पर रोहित का चेहरा, उसकी बातें, वो गुस्सा फिर से उस पर हावी हो गया और उसने वो सब कर दिया। और बस उस पूजा के बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। जादू अब अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा था। रोहित की हालत हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही थी, और ये कहानी अपने सबसे भयानक अंत की तरफ बढ़ रही थी। रोहित लगभग पागल हो चुका था। उसे हर आईने में, हर परछाई में वो काला साया नजर आता था। फिर एक रात उसका नौकर बिरजू, जिसकी आवाज एकदम बदल चुकी थी, वो उसे ये कहकर छत पर ले जाता है कि उसके पापा बुला रहे हैं। ये एक जाल था। और ठीक उसी वक्त जतिन को एक मैसेज मिलता है, उसकी आत्मा अब कमजोर है, बस एक शब्द लिखो, फिनिश, और ये खेल खत्म करो।
और अचानक जतिन को पहली बार पछतावा होता है। उसे याद आता है कि रोहित कभी उसका दोस्त था। उसे एहसास होता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है। वो इसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके फोन पर एक लाइव वीडियो अपने आप चलने लगता है और स्क्रीन पर रोहित है, छत के बिल्कुल कोने पर खड़ा, और उसके ठीक पीछे वही काला साया जिसे खुद जतिन ने बुलाया था। और फिर जतिन को एक आखिरी मैसेज आता है, एक आखिरी शर्त। कहा था ना, पीछे मत हटना। अब या तो वो या फिर तू। चुनाव जतिन के हाथ में था ही नहीं। अपनी आंखों के सामने वो देखता है कि साया रोहित की तरफ बढ़ता है और डर के मारे रोहित छत से छलांग लगा देता है। रोहित की मौत के साथ जतिन को लगा कि शायद ये डरावना सपना अब खत्म हो गया है, खेल खत्म हो चुका था। पर उसने जो सौदा किया था उसकी असली कीमत चुकानी अभी बाकी थी। पुलिस ने केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया। बाहर से सब कुछ शांत हो गया, पर अंदर ही अंदर जतिन एक जीती जागती लाश बन गया था। उसे लगा शायद ये सब खत्म हो गया, भले ही इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। एक रात अंधेरे कमरे में उसका फोन जो बंद पड़ा था, अचानक उसकी स्क्रीन चल उठती है। स्क्रीन पर वही नंबर था और मैसेज आता है, सौदा पूरा हुआ। इस मैसेज ने जतिन को याद दिलाया कि उसका उस काली दुनिया से रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। जतिन की सांसें अटक जाती हैं। सौदा पूरा हुआ तो फिर ये क्या है? क्या कुछ बाकी रह गया था? और तभी एक और मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा था, अब अगला नाम भेजो। मतलब ये सौदा सिर्फ एक बार का नहीं था, ये कभी खत्म होने ही नहीं वाला था। जतिन अब उस शैतानी ताकत का एक गुलाम बन चुका था, हमेशा के लिए। कहानी का अंत जतिन की चीख के साथ होता है, जो शैतानी ताकत के कभी ना खत्म होने वाले खेल में हमेशा के लिए फंस चुका है। और ये हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बदले की असली कीमत क्या होती है। ये एक ऐसा जाल है जहां एक बार फंसने के बाद हर कदम पर सिर्फ एक ही चुनाव बचता है,